नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृषि विकास और पर्यावरण अवनयन की। मनुष्य ने आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक में विकास, प्रगत प्रौद्योगिकी, रासायनिक खादों का उत्पादन, उपभोग में वृद्धि, सिंचाई के साधन सुविधाओं में वृद्धि और विस्तार, अधिक उत्पादन वाले बीजों का विकास, ये बहुत सारी चीज़ें करके कृषि में भरपूर विकास किया है और कृषि का खूब विस्तार भी किया है। और ये एक तरफ हमें वाजिब भी नज़र आता है, क्योंकि निरंतर जो बढ़ती हुई मानव जनसंख्या है उसकी बढ़ती खाद्यान्न की मांग की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है कि कृषि में विस्तार हो, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो और नेट कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो। लेकिन इसके साथ साथ घातक पर्यावरणीय समस्याएं भी सामने आ रही हैं, उनका भी जन्म हुआ है। बढ़ती मानव जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कृषि की विस्तार और विकास की रफ्तार को हमें निश्चित रूप से बनाए रखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि कृषि के विकास की बढ़ती रफ्तार के कारण पर्यावरण अवनयन की समस्या कहीं भयावह रूप धारण ना कर ले। ये जो आधुनिक युग है ये आर्थिक और प्रौद्योगिक रूप से उन्नत मनुष्य का है, और ये जो मानव है आर्थिक और प्रौद्योगिक रूप से उन्नत मानव, ये उस चौराहे पे खड़ा है जिसके चारों ओर खतरा ही खतरा है। तो जनसंख्या में अगर विस्तार जारी रहता है तो कृषि में विस्तार वृद्धि करनी होगी, ताकि भूखे पेटों को भरने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। परंतु ऐसा करते हुए हमें अपने विनाश के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जो समय बम है उससे निपटने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब कृषि में तेजी से विस्तार होने से पर्यावरण में अवनयन किस रूप में होता है ये हम देख सकते हैं। कृषि करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ती जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं और जो संबंधित भूमि है उसके उपयोग में परिवर्तन कर रहे हैं, तो पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है। खेतों में रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का, शाकनाशी रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि पर्यावरण का डिग्रेडेशन कर रहा है। सिंचाई की सुविधाओं और सिंचाई की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो जो ज़्यादा इरिगेशन वाले एरिया हैं वहाँ पे अलग तरीके की समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। रेह या कल्लर की समस्या हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब, हरियाणा में कॉमन है। इनमें सिंचाई का पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है, फलस्वरूप वहाँ पे इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं। और इसके अलावा जैविक समुदाय में भी परिवर्तन हो रहा है। विकासशील देशों में मानव जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है और खाद्यान्नों की मांग में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इस समस्या का निदान हम दो रूपों में कर सकते हैं। एक तो कृषि क्षेत्रों में विस्तार कर दें और विस्तृत कृषि करें, और दूसरा हम कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करें और गहन कृषि करें। देखिए, दो तरीके हैं कृषि क्षेत्र में विस्तार करना। हम ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ाते जाएं कृषि को के क्षेत्र के लिए। दूसरा तरीका ये है कि हम जो कृषि भूमि हमारे पास है उसकी उत्पादकता बढ़ाएं। तो पहला जो अपन ने कहा कि भाई कृषि क्षेत्र में विस्तार करें, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा संभव है, वनों का सफाया कर दें। तो वन क्षेत्रों का कृषि क्षेत्रों में जो रूपांतरण हो रहा है, इससे कई श्रृंखलाबद्ध पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे वन विनाश द्वारा मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है, उर्वर मिट्टियों का क्षय हो जाता है, मिट्टी की उत्पादकता में ह्रास हो जाता है, मृदा अपरदन द्वारा नदियों में अवसाद भार बढ़ जाता है, जिससे नदी की घाटियों में अवसाद का निक्षेपण हो जाता है, नदियों का तल ऊपर उड़ जाता है और उससे फिर नदियों में जल धारण क्षमता की कमी हो जाती है। अब जब बारिश होती है तो नदियों की जल धारण क्षमता कम है तो बाढ़ आते हैं। बाढ़ आने से जो भी आसपास के क्षेत्र वहाँ पे की जो फसल हैं वहाँ को नुकसान पहुँचता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। रूस में स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी जो घास के मैदान है, दक्षिण अमेरिका में पम्पा, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट, न्यूजीलैंड के डाउन्स, ये शीतोष्ण घास क्षेत्र थे। इनको साफ करके कृषि क्षेत्रों में बदला गया
जिससे हालांकि मानव समाज का कल्याण हुआ है, खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और खाद्यान्न की आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई, परंतु साथ ही साथ इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन में अव्यवस्था भी उत्पन्न हुई है। एक धान्य कृषि होती है यहाँ पे, मोनोकल्चर जिसे बोलते हैं। लंबे चौड़े खेतों में, खूब लंबे चौड़े क्षेत्रफल में एक ही फसल बोई जाती है, जैसे धान की फसल बोई है या गेहूँ की फसल बोई है। तो जो वहाँ के जंतु थे जो कि अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे थे, उनका दूसरी जगहों पे विचरण हो गया और कई प्रजातियां तो विलुप्त भी हो गई। इसी तरीके से जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, वहाँ की जो मौलिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, उसको साफ करके और वृहत क्षेत्रों में उद्यान कृषि, अंगूर वाटिका, चरागाहों का विस्तार, ये सब वहाँ पे किया गया। तो एक तरफ तो वहाँ पर जो मौलिक और प्राकृतिक वन पारिस्थितिक तंत्र था वो विनाश हो गया उसका, और दूसरी तरफ वहाँ पे वन क्षेत्र का विनाश हुआ तो मृदा अपरदन में वृद्धि हो गई। इसके अलावा उष्ण और उपोष्ण प्रदेशों में, जिसमें अपना देश भी शामिल है, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि और झूमिंग कृषि जो फेमस है, उसके कारण लाखों वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हो गए। तो अकेले भारत में ही प्रतिवर्ष 10,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का विनाश हो जाता है इस स्थानांतरित कृषि की वजह से। आसाम और मेघालय की पहाड़ियों पर वनों को साफ करके आलू की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। तो आलू की मांग की आपूर्ति तो हो गई, लेकिन मृदा अपरदन में कई गुना वृद्धि हो गई, और जिससे मौसम, जलवायु संबंधी जो दशाएं हैं और परिस्थिति के संतुलन में भारी परिवर्तन वहाँ पे देखने को मिला है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं। फसलें समस्त रासायनिक पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाती जितनी हमने खाद दी, और जो ये अप्रयुक्त रसायनों का मिट्टियों में लगातार संचय होता रहता है, जिसके फलस्वरूप रसायनों का अत्यधिक सांद्रण होने से मिट्टियों का प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। और इन रसायनों का कुछ भाग वर्षा के जल के साथ बहकर तालाब, झीलों, नदियों में पहुंच जाता है, जिस कारण जल प्रदूषण प्रारंभ हो जाता है। तो मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, अब मिट्टी अपरदन बढ़ रहा है, जल का प्रदूषण भी हो रहा है। तो मिट्टी का प्रदूषण हुआ और ये तालाबों, झीलों, इनमें ये जल पहुंच गया, वर्षा जल प्रदूषण प्रारंभ हो गया, और कुछ रसायन रिस करके नीचे चले गए और भूमिगत जल का भी प्रदूषण हो गया। इसी तरह खरपतवार और फसलों के रोगों को दूर करने के लिए जो कीटनाशी और शाकनाशी काम में लिए जाते हैं, ये भी मिट्टी और विभिन्न जल के जो स्रोत हैं, तालाब, झील, नदी, भूमिगत जल, इनमें पहुँच रहे हैं और भारी प्रदूषण हो रहा है। जैसे अमोनियम सल्फेट का अधिक प्रयोग के कारण मिट्टियों में सल्फेट आयन का सांद्रण बढ़ता है, जिससे मिट्टियों की अम्लता बढ़ जाती है, अम्लीय हो जाती है मिट्टियाँ। और पोटेशियम और सोडियम नाइट्रेट्स का अधिक प्रयोग करते हैं अपन, उससे पोटेशियम और सोडियम आयन का सांद्रण बढ़ जाता है, और ये आयन स्थानांतरित होकर के वर्षा के जल के द्वारा तालाबों, झीलों, नदियों में पहुँच जाते हैं, भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं। नाइट्रेट भी इसी तरीके से इसकी अपन बात करते हैं स्पेसिफिक रूप से। तो नाइट्रेट भूमि में 1 से 2 मीटर की गहराई तक पहुंचता है 1 वर्ष में। तो जो अप्रयुक्त नाइट्रेट्स है वो 50 वर्षों में सबसे नीचे स्थित जो हमारा जल भरा है वहाँ तक पहुँच जाता है, और सतह के नीचे इन जहरीले रसायनों का लगातार सांद्रण हो रहा है, और मानव समाज पर इसका दुष्प्रभाव हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। ये जो आपदा है, इसका हम समाधान कर सकते हैं यदि हम रासायनिक खादों और कीटनाशी, शाकनाशी, कृत्रिम रसायनों का प्रयोग में कटौती कर दें, बहुत कम इनका इस्तेमाल करें। दूसरा, हम कृषि क्षेत्रों में गहरी सिंचाई ना करें, इतना ही पानी दें जितना उस फसल के द्वारा यूज किया जा सके, ताकि जल रिस करके हमारे जो गहरे जल भरे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि गहरी सिंचाई के कारण ये जो जहरीले रसायन हैं ये जल्दी से सतह पे आ जाते हैं और भूमिगत जल के तल में भी वृद्धि हो जाती है, और ये जो जहरीले रसायन हैं भूमिगत जल के साथ ऊपर आ जाएंगे, और इस जल का उपयोग करने वाले जो पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मनुष्य हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये जो नाइट्रेट्स हैं ये सब्जियों, फलों और खाद्यान्नों के माध्यम से मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं।
खेतों में जो रासायनिक तत्व हैं वर्षा के जल के साथ बह करके तालाबों, झीलों, नदियों में पहुंचते रहते हैं और इन जल भंडारों में रासायनिक पोषक तत्वों के लगातार भंडारण के कारण कुछ पौधों में तेजी से वृद्धि होने लग जाती है। इसे पादप सुपोषण, यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। इसमें पोषक पदार्थों की वृद्धि हो जाती है जल के अंदर और कुछ स्पेसिफिक जो पौधे होते हैं उनकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और जो दूसरे अन्य पौधे और जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और जल भंडार है उनका जल प्रदूषित हो जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि के प्रत्येक पक्ष में प्रगति हुई। अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के लिए गहरी सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसके लिए ही नहरों का अधिक विकास किया गया था। नहरों द्वारा सिंचाई करने से कृषि उत्पादन में हालांकि आशातीत वृद्धि हुई, परंतु दूसरी तरफ जल भराव के कारण लवणीकरण और क्षारीकरण की समस्या भी उत्पन्न हुई है, जिसके कारण विस्तृत कृषि क्षेत्र ऊसर और बंजर हो गए। नहरों द्वारा सिंचाई से उपजाऊ भूमि के बंजर और अनुत्पादक भूमि में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम ऊसरीकरण या बंजरीकरण कह सकते हैं। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है उसके द्वारा सिंचाई है वो गहरी सिंचाई हो रही है और जल भराव होने के कारण विस्तृत कृषि क्षेत्र जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में लवणीकृत हो चुका है, जो अब खेती योग्य नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आधुनिक कृषि में देखने को मिल रही हैं। तो आधुनिक कृषि में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आ रही हैं। हमें ये दिखता है कि हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं जो कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका हम इन फ्यूचर इतना ज़्यादा डैमेज कर लेंगे कि फिर उसके बाद अगर आप उस भूमि में कितने ही रसायन डाल दो, कुछ ही कर लो, वो उत्पादन देगी ही नहीं, बंजर भूमि बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ऐसे समाधान खोजने पड़ेंगे जो हमारी पुरानी परंपराएं भी रही हैं, जैसे जो आजकल बढ़ रहा है कि देशी तरीक़ों की जो खाद वगैरह बनाई जा रही हैं, कीटनाशक बनाए जा रहे हैं नीम से, हल्दी से, उनका प्रयोग हमें करना पड़ेगा। खाद भी हमें वही जो केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है या गोबर से, इन पशुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे अपन बनाते हैं, उनसे ही हमें बनाना होगा और खेतों में अधिकाधिक उसका प्रयोग करना होगा, तभी हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो ये था एग्रीकल्चर और उसके एनवायरमेंटल जो भी हैजार्ड्स हैं, नुकसान हो रहे हैं आधुनिक खेती के, वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।